तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखिए, मैथ पेडागोजी सेक्शन जो है गणित में कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। और इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी टॉपिक को कवर किए हुए हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक ना। और पेपर में आप लोग आसानी से प्रश्न हल कर ले जाए। तो आइए हम लोग बात न करते हुए ज़्यादा प्रश्न नंबर पर आते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 करा है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? करा है सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करना। ये तो ठीक है। दूसरा है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। देखिए, जो प्रतिचित्रण होता है गणित का भाग होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है नहीं है, तो ये गलत है, ठीक ना, ये गलत है। तीसरा भी देख लेते हैं, प्रतिचित्रण का गणित में या गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है, और ये बात तो ठीक है। और डी है, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ये वाला गलत है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए, प्रतिचित्रण क्या होता है इसको जान लेते हैं। देखिए, प्रतिचित्रण जो होता है गणित प्राथमिक पाठ्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। यह बच्चों में स्थानिक चिंतन और अनुपातिक सोच का विकास करता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? कोण, सममिति, चौपड़, प्रतिरूपण। तो कह रहा है प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, जो है कोण का जो प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए, प्राथमिक स्तर का मतलब हुआ 1 से 5 के बीच में जो गणित में सममिति जो सिमेट्री होती है, चौपड़ होता है, ठीक ना। और इसमें जो पैटर्न होते हैं जैसे मूर्त और दृश्यात्मक अवधारणा शामिल होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, जितना हो रहा है उसको उसके बाद हम लोग ऊपर करके देख लेंगे, ठीक ना। पहला है, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। तो ठीक है, गणित की जो पहेलियाँ होती है वह मदद करती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। ये भी ठीक है। गणित को आनंददायक बनाने में। ये भी ठीक है। पहेलियाँ क्या करती है? गणित को आनंददायक बनाती है, खेल विधि से भी आनंददायक होता है, ठीक ना। और चौथा है, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। ये भी ठीक है। तो 1 2 3 4 चारों सही है। तो आइए हम लोग ऊपर देख लेते हैं। चारों ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता करता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पैमाने के प्रयोग से, बी है जियोबोर्ड के प्रयोग से, सी है आलेख या ग्राफ के प्रयोग से, और डी है कागज मोड़ने के प्रयोग से। अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, वैसे दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आलेख, ग्राफ पेपर के प्रयोग से उसको समझाएंगे कि बेटा देखो, यह चाहे आयत हो चाहे दोनों का अगर
क्षेत्रफल समान है तो आयत का भी क्षेत्रफल समान है, उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बताएंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आइए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, ये तो है, कराया नहीं है ना, पूछा है तो ये तो है, ठीक है। दूसरा बी वाला कह रहा है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी है, ठीक ना। समस्या कौशल को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि बच्चे और बढ़िया से सीख सके, दैनिक जीवन का अनुभव ले सके, दैनिक जीवन में जो भी कार्य कर रहा है, समस्या हो रही है, उस पर तार्किक सोच विकसित कर सके, ठीक ना। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये भी ठीक है, तर्क संगत विचार को प्रोत्साहित किया ही जाएगा। और डी कह रहा है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात है तो यहाँ पर उच्चतर वाली बात नहीं आएगी, तो ये गलत है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न का है नहीं, तो ऑप्शन बी निगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो एनसीएफ 2005 कहता है प्राथमिक स्तर पर गणित को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ने, तार्किक सोच विकसित करने और समस्या समाधान पर बल देता है, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, तो इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, तो जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप से कम है। बी है वर्ग और आयत दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। सी कह रहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। और डी कह रहा है आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम परिमाप निकालेंगे वर्ग का, सॉरी आयत का परिमाप निकालेंगे, आयत का परिमाप दिया हुआ है, दोनों का कितना दिया है 72। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पहले लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तभी क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो लंबाई हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, मान लीजिए एक मान लेंगे चौड़ाई और 3 गुना है तो 3x मान लेंगे लंबाई, तो ये हो जाएगा हमारा 72। यहाँ पर 2 होता है, 2 गुणे l + b बराबर आयत का परिमाप, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 72, 2 से भाग दे देंगे तो ये 36 आएगा, फिर 4 से भाग देंगे तो 9 चौक को 36, 9 आएगा। तो एक आएगा इसका 9, 1 9 3 27, 9 गुणे अगर हम 27 करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 9 7 63 और 9 दूनी के 18, 18 6 24, 243 इसका क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक। अब हम निकालेंगे जब हम इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग का, तो 4a का 72 करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 72 का मतलब हो गया कि 4 एकम 4 4 32, हाँ ठीक है, 4 का 18 चौक को 72, 18 आएगा, 18 का वर्ग करेंगे तो कम आएगा, 324 आ जाएगा, ठीक ना। तो इससे पता चलता है कि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है तो बराबर है, तो घन का आयतन के जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। और ये देखिए इसमें देख लेते हैं कौन सही है। 10 का शतांश 0.1, ये बात तो ठीक है, जैसे 1/10 करेंगे
तो हमारा आएगा 0.1। ये तो ठीक है। यह 55 लीटर, ठीक है, 55 लीटर और 55 ml ये भी ठीक है। 2005 ग्राम ये भी ठीक है। तो यही वाला गलत है, ठीक ना, सी वाला ये वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बहुत ज़रूरी नहीं है, जब तीनों ऑप्शन सही हो गए चौथा ऑटोमेटिक गलत, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद, कक्षा कक्ष के अनुभव। तो देखिए जो नहीं माना जाएगा वो लैंगिक भेद को, ठीक ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी क्या गणित लगा सकता है, कर सकता है, ठीक ना। यह असफलता का कारण नहीं है लैंगिक भेद, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, समझ में आ रहा है तो। प्रश्न नंबर 9 है, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए मोती और माला, बी है ग्राफ पेपर, सी है गिनतारा और डी है जियो बोर्ड। तो देखिए जो सबसे दिक्कत वाला कर रहा है तो कौन सा है, ग्राफ पेपर, ठीक ना। क्या कर रहा है, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सबसे उपयुक्त है, सबसे बढ़िया कौन होगा। तो ग्राफ पेपर जो होता है सबसे बेहतर होता है दशमलव वाली पार्ट को बताने के लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदा दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं है। तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 है, इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, नहीं योग के द्वारा नहीं। दूसरा कह रहा है दो संख्याओं या दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करेंगे, भी नहीं, कलन विधि नकारात्मक शब्द होता है, नेगेटिव होता है, ठीक ना। और डी कह रहा है ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करेंगे, ये बात ठीक है। ग्रिड पेपर पर दो संख्याओं के जो दशमलव का गुणन है उसको हम प्रदर्शित करेंगे तो उससे पता चलेगा, बच्चों को सिखाने में आसानी होगी, ठीक ना। जैसे हम मान लेंगे 0.5 गुणे 0.2, तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, तो 0.01 आएगा। तो यह जो गुणा किए उससे भी छोटा हो गया, ठीक ना, ये कहने का मतलब है। प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना, ये तो ठीक है, ये भी सत्य है, पहला ही सत्य है। प्रमाणिक मापों का उपयोग करिए, जैसे मान लीजिए कोई बटखरा है 1 किलो का 2 किलो तो प्रमाणिक है, उससे नापिए, फिर उसी से नाप करके दूसरा बटखरा को रखिए बनाइए, तो अप्रमाणित है लेकिन फिर भी वह उतने के बराबर माना जाएगा, ठीक ना। आपको पता होगा कि उतना ही होगा लेकिन अप्रमाणित ही माना जाएगा, तो ये कहने का मतलब है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यों या मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। तो ऑप्शन इसका सी चला जाएगा, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना के बारे में, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 12 हो गया, 13 देखेंगे। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। दृष्टिबाधित बच्चा है, ठीक ना, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, संख्या चार्ट का प्रयोग तो करेंगे नहीं,
ठीक ना। ये तो बिल्कुल गलत है। टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड। कंप्यूटर का कैसे उपयोग होगा? मान लीजिए बोलेगा, कंप्यूटर में कुछ रहेगा तो वो बोलेगा, जैसे मोबाइल में कुछ बोलेगा तो हमें सुनाई देता है ना, तो वहाँ से वो बच्चा समझ जाएगा। ठीक ना। गिनतारा जो होते हैं, गिनतियाँ होती है, एक कलम होता है जैसे डंडा होता है, उसी में डाला रहता है ना गुड़िया छोटी छोटी। वह जियो बोर्ड जो होता है रबर टाइप लगा करके इस तरह मिला करके वो पता कर लेगा हाथ से छू करके। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। संख्या चार्ट जहाँ जहाँ है वो तो गलत ही हो गया। प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखेंगे। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्त्यता, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण प्रतिवर्त्यता प्रतिवर्त्यता अनुपातिक विवेचन। तो यह किस में है? प्रतिबद्ध रहेंगे, समुच्चय से प्रवीण रहेंगे, तो ये जो है पंक्तिबद्धता वर्गीकरण और प्रतिवर्त्यता। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, थोड़ा सा बड़ा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर लेकर आते हैं, क्योंकि आएगा नहीं उस पर। एक बार आंसर देख लीजिए, यहाँ पर है। ठीक ना। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 संख्याओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना के लिए या गणना के किस सिद्धांत या सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? तो आइए देखते हैं। स्थिर क्रम और अमूर्तता सिद्धांत का नहीं, ये तो ठीक है। एकीकरण संगति का भी ठीक है। अमूर्ततन सिद्धांत भी ठीक है, लेकिन जो अमूर्ततन और असंगत क्रम का, ठीक है ना, तो ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी का सामना करना पड़ रहा है। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 2 अंकी संख्याओं को दूसरी 1 अंकी या 2 अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गुणन का क्रम विनिमय गुण, बी है गुणन योग पर वितरण के रूप में, सी कह रहा है गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, चौथा कह रहा है डी वाला योग क्रम विनिमय के रूप में। तो कौन सा जानकारी अच्छी है? तो ठीक ना, आवश्यक है। तो ये जो है गुणन योग पर वितरण के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्तर विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। नहीं, उसको समझाना है, बहुत प्रश्न देने से नहीं हो पाएगा, बच्चों सीख नहीं पाएगा। ठीक है। बी कह रहा है विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। तो ये तो ठीक है, तो ये दूसरा वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए टोटल जो क्वेश्चन थे 17 पैडागोजी के, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए और डेली क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।